16 फरवरी के दिन दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट होने लगे। कई लोगों की जान चली गई। ये खबर जैसे ही स्पेशल सेल के ऑफिसर कबीर मलिक को मिली, वो ब्लास्ट वाली जगह की तरफ निकल गया। रास्ते में उसने अपने सीनियर ऑफिसर विक्रम को कॉल की। वो भी ये खबर सुन भागा। उसी वक्त इंडिया गेट पर दो बच्चों को एक बॉम्ब मिला। उन्होंने पास खड़े हवलदार को ये खबर दी। विक्रम को ये खबर मिली। वो सीधा इंडिया गेट पहुंच जाता है। उसने देखा कि वो बच्चा बॉम्ब फटने के डर से बॉम्ब छोड़ नहीं रहा। विक्रम ने आगे जा उस बच्चे से बॉम्ब ले लिया। बॉम्ब स्क्वाड आई, उन्होंने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया। पर जैसे ही सब लोग बॉम्ब डिफ्यूज होने की खुशी मनाने लगे, पीछे एक और बम फूटा। दूसरी तरफ कबीर बॉम्ब फटने वाली जगह पर पहुंच गया था। वहां उसे एक बच्चा मिला जो कहता है, मैंने एक आदमी को कुछ सामान कचरे के डब्बे में डालते हुए देखा था। एक न्यूज चैनल को इंडियन मुजाहिदीन ग्रुप का मेल आया जो इन ब्लास्ट की जिम्मेदारी ले रहे थे। उस मेल में कुल 6 ब्लास्ट होने की बात लिखी हुई है। एक और ब्लास्ट हुआ। कबीर एक हॉस्पिटल पहुंचा। वहां एक गाड़ी में बॉम्ब था और हॉस्पिटल में पेशेंट। कबीर अकेले बॉम्ब वाली गाड़ी की तरफ गया। उसने देखा कि बॉम्ब गाड़ी की गियर और स्टीयरिंग से लॉक था। वो गाड़ी को पुश करके कहीं नहीं ले जा सकते। पेशेंट्स को बचाने के लिए कबीर पुलिस की एक जीप में बैठ जाता है। उसने गियर में लोग गाड़ी को धक्का मार सामने एक खाली वेयरहाउस में धकेल दिया। इस बॉम्ब से तो किसी की जान नहीं जाती, पर दिल्ली में रेड अलर्ट जारी हो गया। इन ब्लास्ट में कई लोगों की जान गई। पूरे दिल्ली में हाहाकार मच गया। इन सब चीजों का सामना करने के लिए दिल्ली पुलिस तैयार थी। 16 फरवरी का दिन दिल्ली पुलिस का रेजिंग डे होता है। तो ये सारे बॉम्ब ब्लास्ट आतंकियों के द्वारा दी गई दिल्ली पुलिस को सीधी चुनौती थी। दूसरी तरफ वो छोटा बच्चा पुलिस की उस आदमी का स्केच बनाने में मदद कर रहा था। कबीर और विक्रम अपने खबरी को पकड़ते हैं। उन्हें खबर मिली कि 3 हफ्तों पहले यूपी बॉर्डर क्रॉस करके कुछ लड़के दिल्ली के फिरोजा नगर में घुसे थे। इधर एक सीनियर ऑफिसर जयदीप बंसल भी वहां आ गया। विक्रम ने जयदीप को सारी इंफॉर्मेशन दी। गुजरात पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इस ब्लास्ट के बारे वो तो किया था, पर सबको लगा वो रिपब्लिक डे पर हो सकता है, आज नहीं। इसी के साथ वो स्केच भी तैयार हो गया। पूरी दिल्ली पुलिस को इस आदमी की खोज में लगा दिया जाता है। पर ये आदमी जरार हैदरबन एक घर में किराए पर रह रहा था। यहाँ उसका दिल इस लड़की नफीजा पर आ गया। इस घर का मालिक और नफीजा का पिता सईद भी जरार से मिला हुआ है। जरार यहाँ सीधा उन लड़कों से मिलने गया जिन्होंने उसका इस सारे काम में साथ दिया। इनमें से एक लड़का शादाब बीमार पड़ चुका था। उसे उसके घर की याद आ रही थी। जरार उसे ऐसे देख बाकी लड़कों को कह देता है कि इसे इसका फोन मत देना, कि कहीं ये अपने घर पर फोन ना कर ले। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की इस केस में मदद करने गुजरात पुलिस की ATS चीफ तारा शेट्टी आती है। दिल्ली से पहले गुजरात में ऐसे ही बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, तो तारा के पास इस केस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन भी है। गुजरात बॉम्ब ब्लास्ट केस से उनके पास एक सस्पेक्ट का स्केच और फोन नंबर है, और कुछ दिनों पहले ही इस नंबर से दिल्ली कॉल भी की गई थी। ये स्केच शादाब का ही था। दिल्ली पुलिस ने फिरोजा नगर के सभी हार्डवेयर स्टोर्स में पूछताछ करनी शुरू कर दी कि कोई तो यहाँ से बॉम्ब बनाने का सामान लेकर गया ही होगा। उनके हाथ एक हलवाई लगा। उससे पूछताछ करने पर पता लगा कि वो सारा सामान अपने मालिक खान साहब के कहने पर लेकर आया। इस खान साहब को उठाना इतना आसान नहीं था। विक्रम ने जयदीप को ये सब बताया, तो जयदीप कहता है कि हम बिना प्रॉपर सबूत के उस आदमी को कुछ नहीं कह सकते। पर जयदीप ने जाते जाते कबीर को कहा कि अगर तुम बिना प्रोटोकॉल फॉलो किए उसे उठा लोगे तो बाकी का हम देख लेंगे। दूसरी तरफ जरार को ईरान से एक रफीक नाम के आदमी की कॉल आई। वो उसको मिशन सक्सेसफुल होने की बधाई देता है। अगली सुबह दिल्ली पुलिस ने अपने कुछ लोग अंडर कवर शादाब का नंबर ट्रैक करते हुए उसके घर भेजे। यहाँ उन्हें उसकी कुछ फोटोज मिली। शादाब के पिता को शादाब के बारे कुछ भी नहीं पता कि वो पिछले 2 महीनों से कहाँ है। इधर कबीर खान साहब के पीछे गया। यहाँ उनसे मिलने एक और लड़का आया। कबीर अपने जूनियर राणा को उसके पीछे लगाता है। वो खुद खान साहब की तरफ गया। राणा से वो लड़का बचकर निकल जाता है। ये जरार का ही छोटा भाई सिक्कू था। पर खान साहब से पूछताछ करने पर उन्हें पता लगा कि उसने बस पैसे और सामान ट्रांसफर किए,
बाकी उसे कुछ नहीं पता। इधर जरार और नफीसा करीब आ रहे थे। जरार नफीसा को शादी के लिए पूछता है, पर इधर उन लड़कों के घर की लाइट चली गई। इसी का फायदा उठा शादाब ने अपने घर कॉल कर दी। उसके फोन करते ही पुलिस को उनकी लोकेशन पता लग जाती है। अगले ही दिन दिल्ली पुलिस ने अपने एक ऑफिसर को भेस बदल उनके घर भेजा। यहाँ उसने सब देखा और जाकर कबीर को बताया। कबीर और विक्रम अपनी पूरी टीम के साथ हथियार ले उस घर की ओर बढ़ गए। दूसरी तरफ से जरार भी वहां आ गया। वो उन्हें यहाँ लेने आया था। उसका एक साथी उसे बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले एक औरत आई थी। तभी विक्रम ने उनका दरवाजा खड़खड़ाया। जरार ने बाहर देखा तो बाहर पुलिस है। वो लोग दरवाजे पार पुलिस पर गोलियां चला देते हैं। जरार नीचे रोड पर गोलियां चला रहा था जहां कबीर है, और उसके बाकी साथी दरवाजे पर जहां विक्रम है। उनके बीच बहुत देर तक गोलीबारी चली। विक्रम ने 2 लड़कों को मार दिया। एक लड़का जरार को कहता है कि भाई आप निकल जाइए, आपकी जान हमसे ज्यादा जरूरी है। जरार वहां से भागा। विक्रम उसके पीछे भागा। दूसरी तरफ से कबीर घर की तरफ बढ़ने लगा। वो घर के अंदर घुस सबको मार देता है। शादाब को उन्होंने पूछताछ के लिए पकड़ लिया। विक्रम और जरार आमने सामने आए। उन दोनों के बीच बहुत देर तक हाथापाई चली। विक्रम ने जरार को बहुत मारा। उसने बस उस पे काबू पा ही लिया था कि जरार ने पास खड़े एक बच्चे को पकड़ लिया। बच्चे को बचाने के लिए विक्रम गन उसकी ओर फेंक देता है। जरार ने बच्चे को छोड़ विक्रम पर गोलियां चला दी। कबीर गोली की आवाज सुन वहां पहुंचा। विक्रम उसे कहता है उसके पीछे जाओ। कबीर जरार के पीछे जाता है, पर जरार ने एक फैक्ट्री में जा गैस सिलेंडर एक्सप्लोड कर दिया। वो कबीर के सामने ही उससे बचकर भाग गया। कबीर सीधा शादाब के पास जाता है। उसने उसे मारा पीटा। बाकी ऑफिसर्स कबीर को शांत करते हैं। ऑफिसर शेट्टी यहाँ आ कबीर से लड़ने लगी कि तुम लोग अकेले बिना उन्हें इन्फॉर्म किए इतने बड़े ऑपरेशन पर क्यों गए। पर तभी ये खबर आती है कि विक्रम नहीं बचा। ये सब देख कबीर पूरी तरह टूट जाता है। दूसरी तरफ जरार और उसका भाई सिक्कू दिल्ली से निकल गए। उन्हें थोड़े दिनों के लिए अंडरग्राउंड होने को कह दिया जाता है। इस ऑपरेशन के फेल हो जाने की वजह से कबीर का भी डिपार्टमेंट चेंज कर दिया गया। 1 साल बाद जरार जयपुर पहुंच चुका था। वो भी यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा है। जरार अब भी नफीसा से बात करता था, पर नफीसा को नहीं पता कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। इधर कबीर जो हाउसिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गया था, उसे इन जयपुर में हुए ब्लास्ट की न्यूज मिली। कबीर सीधा जयपुर पहुंच गया। यहाँ उसका आना वैसे तो प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है, पर उसका दोस्त फिर भी इस केस में कबीर की मदद करता है। दूसरी तरफ जरार और नफीसा की शादी हुई। वो उसे अपने साथ दरभंगा बिहार ले आया। कबीर ने जयपुर में इस केस पर काम करना जारी रखा, पर एक दिन उसे उसके सीनियर जयदीप की कॉल आती है। वो उसे कहता है कि कबीर मुझे पता है कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, पर तुम मेरे परिवार जैसे हो, इसलिए मैंने अभी तक ये सब किसी को बताया नहीं। कबीर ने जयदीप को जा अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन दिखाई और प्रूफ किया कि ये ब्लास्ट भी जरार नहीं किए। इधर जरार की रफीक भाई से बात हुई। वो उसे कहते हैं कि बस एक और काम, फिर तुम ईरान आ पाओगे एक कमांडर बनकर। जरार का नेक्स्ट टारगेट था गोवा। तो दूसरी तरफ जयदीप कबीर को जरार को पकड़ने के लिए बनी एक नई टास्क फोर्स में भेज देता है। कबीर ये जान बहुत खुश हुआ। वो अगले दिन वापस अपने पुराने ऑफिस जाता है, जहां उसकी मुलाकात हुई तारा शेट्टी से। विक्रम के जाने के बाद वो दिल्ली स्पेशल सेल की लीडर थी। जरार और उसका भाई सिक्कू गोवा पहुंच गए। यहाँ नफीसा के पिता सईद भाई उनका साथ देंगे। उन्होंने कुछ नए लड़कों को भी इस मिशन के लिए रिक्रूट किया। वो लड़के सामान लेने गोवा की मार्केट में जाते हैं, पर इनमें से एक थोड़ा लापरवाह था। वो यहाँ सामान लेने के बाद खाना खाने के लिए रुक गया। कबीर की टीम को गोवा पुलिस से इंफॉर्मेशन मिली कि वहाँ के एक ड्रग डीलर से मिलने जरार का भाई सिक्कू आया। अब अगर सिक्कू गोवा में है तो जरार भी वहीं होगा। वो लोग गोवा पहुंच गए। इस ड्रग डीलर को पकड़ उन्हें पता लगा कि उसे कुछ नहीं पता, उसने बस पैसे पहुंचाने में मदद की। 10 लाख, वो भी सारे नकली नोट। कबीर और शेट्टी को समझ आ गया कि जरार का अगला टारगेट गोवा ही होने वाला है। जरार ने बॉम्ब बना लिए। सईद भाई आज शाम उन लड़कों को ले वापस चले जाएंगे। जरार और सिक्कू गोवा में बॉम्ब रख रेलवे स्टेशन पर मिलेंगे।
तो यहीं उन नकली नोट्स को डिटेक्ट कर लिया जाता है। इस चीज की मदद से पुलिस हार्डवेयर स्टोर और कैफे पहुंच गई, जहां से उन लड़कों ने सामान और खाना लिया। कबीर कैफे वाले को कह देता है कि अगर ये लड़के दोबारा यहाँ आए तो हमें कॉल जरूर करना। वो लड़के थोड़ी देर बाद वहां आ गए। कैफे ओनर ने उन्हें देखते ही पुलिस को कॉल कर दी। इधर शेट्टी एक हार्डवेयर स्टोर में सीसीटीवी ना होने के कारण पास वाले बड़े से कैफे में गई। यहाँ उसे एक आदमी दिखा, ये जरार ही था, पर इससे पहले वो उस तक पहुंचती पीछे से उसे राणा बुला लेता है कि मैम वो लड़के मिल गए। शेट्टी वहां से निकली और तभी वो कैफे ब्लास्ट हो गया। दूसरी तरफ एक मेले में सिक्कू को पुलिस पकड़ लेती है। उन्होंने शेट्टी को इन्फॉर्म किया। इधर कबीर उन लड़कों के पास पहुंच चुका था। उसे यहाँ देख सईद ने पुलिस वालों पर गोली चला दी। बैकफायर में कबीर ने सईद को मार दिया। वो फिर उन लड़कों के पीछे भागा। कबीर दोनों को मार पीट कर पकड़ लेता है। मेले में राणा और शेट्टी को आते देख सिक्कू पुलिस की जीप से निकलकर भागा। राणा बॉम्ब वाला बैग उठाता है। उसने उसे भागकर समुद्र में फेंका तो शेट्टी सिक्कू के पीछे गई। भागते हुए सिक्कू को एक गाड़ी टक्कर मार देती है। रेलवे स्टेशन पर जरार अपने भाई का इंतजार करता रहा। उनकी ट्रेन तो आ गई पर वो नहीं आया। जरार अकेले ही वहां से निकल जाता है। गोवा में पुलिस को उन लड़कों से पता लगा कि जरार सईद का दामाद है। उन्होंने सईद की बीवी यानी नफीजा की मां को उठा लिया, पर कानपुर में कहीं ये सारी खबरें टीवी पर एक आदमी ने देखी। ये और कोई नहीं बल्कि जरार और सिक्कू का पिता है। उसने पुलिस को खुद कॉल कर अपने बारे बताया। दरअसल 15 साल पहले एक दंगे में जरार और सिक्कू के चाचा ने अपनी जान गंवा दी थी। जरार के ऊपर इस चीज का बहुत गहरा असर पड़ा। वो सबसे अलग अलग सा रह बस उसी चीज के बारे सोचता। इन्हीं सब के बीच उसकी मुलाकात रफीक भाई से हुई। रफीक ने उसे ऐसे देखा और उसके चाचा के नाम पर उसे अपनी बातों में फंसा लिया। अब गोवा में सिक्कू के माता पिता उसे देखने आए। वो अपने बच्चे को ऐसे देख रोने लगे। जरार का पिता बताता है कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं थे, पर मजहब के नाम पर हो रही सियासत ने उन्हें बदल दिया। जब पुलिस ने कहा कि थोड़ी फॉर्मेलिटी के बाद आप शरीर को ले जा सकते हो, तो सिक्कू की मां ने साफ मना कर दिया कि ये लोग तो हमारे लिए बहुत पहले ही मर गए। इन्होंने हमारे देश के साथ गद्दारी की है, हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं। दूसरी तरफ शेट्टी नफीसा की मां से उसका पता ले कबीर को दरभंगा भेजती है। यहाँ उसने नफीसा से जरार के बारे पूछना शुरू किया, पर नफीसा को तो किसी जरार का पता ही नहीं। वो तो बस हैदर को जानती थी। कबीर ने बताया कि टेररिस्ट है तुम्हारा पति। नफीसा ये सब मानने को तैयार नहीं, पर जब उसकी अम्मी ने उसे सब बताया नफीसा बेहोश हो गई। इधर जरार को एक लड़का अंडरग्राउंड रास्ते से बॉर्डर पार करा बांग्लादेश पहुंचाता है। वहां रफीक उसे मिला। रफीक ने कहा कि हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा, पर जरार नफीसा के बिना कहीं नहीं जाना चाहता। रफीक ने उसे समझाया कि पुलिस उस तक पहुंच चुकी होगी और अब नफीसा हमारे लिए खतरा बन चुकी है। जरार यहाँ रफीक को कह देता है कि आपने जाना है तो चले जाइए, पर मैं नफीसा के साथ ही आऊंगा। इधर पुलिस को पता लगा कि नफीसा प्रेग्नेंट है। थोड़ी देर में वो उसे यहाँ से दिल्ली ले जाएंगे, पर तभी जरार के साथी हॉस्पिटल में आ गए। यहाँ ये औरत नफीसा की जरार से बात कराती है। जरार ने फिर यहाँ झूठ बोले कि तुम इन सब लोगों की बातों में मत आओ, ये लोग असली टेररिस्ट को पकड़ नहीं पा रहे, इसलिए हम जैसे बेगुनाहों को पकड़ रहे हैं। तुम बस जल्दी से वहां से निकलो। उस औरत ने बाहर खड़े हवलदार को अंदर बुला गला घोंटकर मार दिया। उन्हें बाहर जाते हुए पुलिस वाले देख लेते हैं तो एक आदमी ने व्हीलचेयर से उठ उन पर गोलियां चला दी। गोलियों की आवाज सुन बाहर से कबीर और शेट्टी अंदर आए। वो औरत नफीसा को अकेले ही भेज देती है। कबीर नफीसा के पीछे भागा। शेट्टी ने उस औरत को मार दिया, पर जाते जाते नफीसा न्यूज में जरार के पिता को देखती है। जरार ने नफीसा को कहा था कि उसके माता पिता बहुत पहले ही मर गए, तो उन्हें यहाँ देख नफीसा समझ गई कि जरार ने उससे आज तक बस झूठ ही बोला। नफीसा खुद ही पुलिस की पकड़ में आ जाती है। उसने कबीर को बता दिया कि जरार बांग्लादेश में मेरा इंतजार कर रहा है। हॉस्पिटल के पार एक लाल गाड़ी है जो मेरी वहाँ जाने में मदद करेगी। पुलिस ने उस गाड़ी वाले आदमी को भी पकड़ लिया। कबीर शेट्टी को कहता है कि हमें बांग्लादेश जाना ही होगा। वो सारे बड़े सीनियर ऑफिसर्स इकट्ठा हो होम मिनिस्टर के पास जाते हैं। होम मिनिस्टर पहले तो इस मिशन को अप्रूवल देने को तैयार नहीं था, पर सबके कहने पर कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो आप ये कह सकते हैं कि आप हमें जानते ही नहीं। बांग्लादेश में उनका एक अंडरकवर एजेंट भी है जो वहां उनका साथ देगा। ये शेट्टी और विक्रम का ही एकेडमी का दोस्त जगताप था। कबीर और राणा अगली सुबह बांग्लादेश के लिए निकल जाते हैं। नफीसा पीछे से जरार को फोन पर झूठ बोल रही थी
कि वो ट्रेन से बांग्लादेश आ रही है। कबीर और राणा को जगताप मिला, उसने उन्हें गंज दी। दूसरी तरफ जरार नफीजा को लेने रेलवे स्टेशन पहुंच गया। उसने सारी ट्रेन छान मारी पर नफीजा कहीं नहीं। वहां बस जरार को लेने कबीर आया है। जरार ने उन पे गोलियां चलाई। उन्होंने जरार पर। रफीक को एक खबर मिली, वो जरार को यहाँ से भगाता है। कबीर जरार के पीछे गया। वो दोनों गाड़ियों में एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। उनकी आपस में टक्कर हुई। कबीर जरार को पीट पीट कर पकड़ लेता है। वो उसे यहीं मार देता अगर बाकी लोग ना आते। वो सभी जरार को ले यहाँ से निकल गए। पीछे ये सब कुछ होने की खबर बांग्लादेश गवर्नमेंट को मिली। उन्होंने अपने एजेंट्स को ऑर्डर दे दिया कि कुछ भी हो जाए, इंडियन एजेंट्स बॉर्डर क्रॉस नहीं करने चाहिए। जरार को पकड़ने का क्रेडिट हम लेंगे, ना कि इंडियन एजेंट्स। इधर कबीर और बाकी बांग्लादेश में ही एक सेफ हाउस में छुपे हुए थे। उन्हें बांग्लादेश एजेंट से बचते हुए बॉर्डर क्रॉस करना होगा। वो लोग वहाँ से निकले, तभी बांग्लादेश एजेंट्स भी वहाँ आ गए। दोनों देशों के एजेंट्स के बीच बहुत देर तक कार चेस चली, पर इंडियन एजेंट्स बड़ी आसानी से बांग्लादेश के बॉर्डर का गेट तोड़ इंडिया पहुंच गए। कबीर विक्रम की पत्नी को कॉल करता है कि हमने जरार को पकड़ लिया। अगली सुबह शेट्टी भी मिलिट्री कैंप आ जाती है। उसने जरार की नफीजा से बात कराई। नफीजा पूरी तरह टूट चुकी थी। वो कहती है कि तुम अब ये मत कहना कि तुमने ये सब इस्लाम के लिए किया। तुम उस देश को ही धोखा कैसे दे सकते हो जिसे नमाज पढ़ते हुए चूमते हो। एक सच्चा मुसलमान वो है जो इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है, यानी कबीर मलिक। वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हारी सबसे बड़ी हार आज ये है कि तुम्हारा बच्चा एक टेररिस्ट का बच्चा कहलाएगा। इसी के साथ उन लोगों को रफीक की भी लोकेशन मिल गई। जरार और सिक्कू तो बस प्यादे थे। ये जंग अभी बाकी है, पर ये सीरीज होती है यहीं पर खत्म। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे आपको ऐसी ही किसी और वीडियो में।